नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा यान अकेडमी में। पिछली क्लास में हमने आपको स्वर संधि पढ़ाया था, जिसमें कि हमने उसके आपको सारे भेद बता दिए थे। अब आज बारी आती है व्यंजन संधि की। तो आइए देख लेते हैं व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, विकार जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उससे जो परिवर्तन होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण, क्योंकि व्यंजन संधि है तो इसमें व्यंजन ही इंपॉर्टेंट होगा, तो व्यंजन जरूर आएगा। व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर में, आपने ध्यान दिया होगा स्वर से सिर्फ स्वर का मेल हो रहा था, लेकिन यहाँ स्वर, जब किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संधि कहते हैं जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समदंदे बराबर संधि, ये सब आगे चलकर आपको नियम में बताएंगे कि कैसे माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो रहा है। दिगंबर दि प्लस अंबर बराबर दिगंबर। देखिए यहाँ भी, यहाँ से मिलके यहाँ पे जो भी व्यंजन का ही परिवर्तन हो रहा है। आइए अब इसके हम लोग नियम पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में इसके भेद नहीं होते, इसमें नियम चलते हैं। जैसे स्वर संधि में हम लोग उसके भेद पढ़ रहे थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयाति, ये सब पढ़े थे, लेकिन व्यंजन में इसके नियम चलते हैं। इनके 10-12 नियम हैं, हम उन्हें जान लेते हैं अच्छे से। व्यंजन में आपको खाली उसका संधि विच्छेद ध्यान से देगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर व्यंजन संधि पकड़ने को देता है और उसका संधि विच्छेद करने को दे देता है। पकड़ तो आप आसानी से लेंगे, क्योंकि अगर आप स्वर संधि पढ़े रहेंगे तो आप उसका देख लेंगे कि ये स्वर संधि है कि नहीं है, तो आप व्यंजन पकड़ लेंगे। और विसर्ग भी बहुत आसान होता है, वो आप आगे चल के आपको बताएंगे। आइए देखते हैं इसका नियम नंबर 1। यदि क, च, ट, त और प, ये जो हमारे हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग जो होता है, स्पर्श व्यंजन के वर्ग के प्रथम वर्ण है। क, च, ट, त, प के बाद अगर तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, अंतस्थ, या स्वर, आइए देख लेते हैं कि क्या क्या तीसरा, चौथा, अंतस्थ ये सब। तो तीसरा वर्ड क्या हमारा होगा?
ग, ज, द, द, ग। और चौथा वर्ड घ, झ, ध, ध और भ। ये चौथा वर्ड होता है। अब अंतस्थ य, र, ल, व। और स्वर, स्वर के मतलब कोई भी स्वर आए, कोई भी, कोई भी, कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है ग, ज, ड, द, ब, यानी तीसरा वर्ड ही हो जाता है। अर्थात यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ड का तीसरा, चौथा, अंतस्थ और स्वर, तीसरा यानी ग, ज, ड, द, ब और चौथा यानी घ, झ, ढ, ध, भ। अंतस्थ, अंतस्थ आपको बताया जा चुका है पिछले वर्णमाला टॉपिक में। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल, व और स्वर। स्वर यानी कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पे जो परिवर्तन है, विकार उत्पन्न होता है वो होता है ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। आइए देखते हैं ये होता कैसे, उदाहरण के द्वारा इसको देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दिग्धन अंबर हो जाएगा दिगंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये स्वर रहित व्यंजन है क और इसका मिलन अ से हो रहा है और दोनों का जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो यहाँ ग हो जा रहा है। हलन ग में होता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्वर है तो ये दोनों मिलकर व्यंजन रहित पूर्ण एक व्यंजन वर्ड ग बन जा रहा है। और एक उदाहरण देख लेते हैं, ऋक धन वेद। एग्जाम में पूछता है ऋग्वेद किस संधि का उदाहरण है, तो आप देख लीजिए ऋग्वेद, तो यहाँ री का परिवर्तन ग में होगा और ऋग्वेद हो जाता है। यहाँ का देखिए ये भी स्वर रहित है और यहाँ पे क्योंकि स्वर नहीं आया है तो इसलिए ये स्वर रहित होगा, यानी आधा ग ही आता है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा ऋग्वेद। अब देख लेते हैं और उदाहरण, सट धन आनंद। ट का परिवर्तन किसमें होगा? यहाँ आपको बताया हुआ ट का परिवर्तन ड में होगा, तो क्या होगा? सट और ड में आ मिल रहा है तो ये पूरा व्यंजन हो जाएगा, तो जिसमें यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या होगा? सडानन। सडानन यानी 6 मुख वाला, कार्तिकेय जी को सडानन बोलते हैं, सडानन। ये सब एग्जाम में पूछता है कि किसको सडानन बोलते हैं, किसको पंचानन बोलते हैं, किसको दशानन बोलते हैं। तो ऐसे आप हर चीज़ में आप संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप लेकर चला करिए, उसको उसके साथ संबंध कर करके पढ़ा करिए, इससे आपको हर चीज़ याद करने में आसानी होगी। देख लेते हैं, अब धन धी होगा क्या? अब ब का परिवर्तन किसमें हो रहा है? ब में, क्या आ जाएगा? ब यहाँ आ जाएगा आधा और अब धी हो जाएगा। तो अवधि किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का, समुद्र को अवधि भी कहते हैं। और अब धन ज हो जाएगा अब्ज। अब्ज धन जा मतलब जो पानी से, जल से उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कमल।
तो अब जी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। एक त वाला देख लेते हैं, वो छूटा हुआ है। जैसे सत धन आचार, त में त का परिवर्तन किसमें होगा? द में, और क्योंकि यहाँ से स्वर जुड़ रहा है तो ये इसकी मात्रा इस पे आएगी, तो क्या हो जाएगा? सदाचार। आई होप इतने से आपको ये नियम क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप किताब में जरूर उठाकर दिखेगा कि इससे और कौन कौन उदाहरण बनते हैं। इससे आपको ये संधि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 में हम लोग देखेंगे यदि, फिर से वही क, च, त, प, यदि क, च, ट, त, प के बाद अंग, इय, अड़, न और म, ये क्या है? ये हमारे अनुनासिक वर्ण है और ये पंचमा अक्षर है। ये हर वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। देख लीजिए ये क्या है? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण या 5वां वर्ण इसे कहते हैं, पंचमाक्षर। यदि क, च, ट, त, प के बाद अंग, इ, अ, र, न, म आए तो उसके स्थान पर भी यही अनुनासिक वर्ण ही हो जाते हैं। अंग, इय, ड़, न, म ही हो जाते हैं। ये बहुत ईजी है। यदि क, च, ट, त, प के बाद अंग, इ, ड़, न, म आए तो उनके स्थान पर भी वही हो जाते हैं। अब इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाक, धन, मैं, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ का आया है और क का 5वां अक्षर क्या होता है? अंग, तो वांग, और आया क्या है? पंचमाक्षर के अक्षर आए। ये जरूरी नहीं कि उसी वर्ग का है, आना चाहिए पंचमाक्षर, लेकिन इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि किस वर्ग का हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। वांग, मैं, यहाँ हलंत लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्वर तो जुड़ नहीं रहा है, तो ये स्वर रहित रहेगा, वांग में। और उत, धन, नदी बराबर, अब त के बाद त का पंचमाक्षर क्या होता है? न, तो त का परिवर्तन किसमें होगा? न में होगा, तो उन्नति, उन्नति बनेगा क्योंकि यहाँ भी स्वर नहीं जुड़ रहा है, तो उन्नति। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सट, धन, मास, तो ट का जो परिवर्तन होगा ड़ में होगा, इसका पंचमाक्षर यही होता है, नासिक वर्ण भी यही है, तो ट का होगा सड़, मास। ये भी स्वर रहित रहेगा, इसलिए ये भी आधा ही है, सड़मास हो जाएगा। और देख लीजिए जैसे दिक प्लस नाग, तो क भी देखिए दिंग, क का परिवर्तन किसमें करेंगे? हम अंग में करेंगे, तो हो जाएगा दिग्नाग। पंचमा
अंगाक्षर है तो नाक में बोले जाते हैं। अनुनासिक वर्ण का मतलब यही होता है कि उसका उच्चारण नाक से हो। अंग म। तो हमने नियम नंबर 2 देख लिया था। आइए हम नियम नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें यदि त या द के बाद च या छ आए, तो इन दोनों के स्थान पर जो आएगा वो च ही आएगा, च आएगा। इसको आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। यदि त या द के बाद च या छ आए तो उसके स्थान पर च हो जाता है। वैसे ही अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो जब आप कॉपी खोलेंगे तो ये अपने आप आपके सामने वो डिफिनीशन आपके दिमाग में आ जाएगी। तो त या द के बाद च या छ आए तो उसके स्थान पर च हो जाता है। इसको उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। उदाहरण तो होगा जैसे सत धन चित हो जाएगा सचित। देखिए यहाँ त है, त का परिवर्तन किसमें हो रहा है? च में हो रहा है। इसके बाद क्या आया है? च ही आया है, तो इसका क्या हो जाएगा? सचित। और उद्धन चारण, क्या हो जाएगा? यहाँ त है, त का परिवर्तन किसमें करेंगे? ज में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, त का परिवर्तन किसमें करेंगे? च में करेंगे, तो क्या होगा? उच्चारण। सचित और उच्चारण हो गया। अब हम इसका नियम नंबर 4 देख लेते हैं। इसी तरह इसमें जहां भी आपको च दिख जाए, समझ लीजिए व्यंजन संधि है और ये नियम नंबर 3 के अकॉर्डिंग हुई है। यदि त या द का परिवर्तन च में होता है। नियम नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये सब त संबंधी नियम है। त संबंधी नियम कई चलेंगे जिसमें छोटे छोटे 4-5 नियम है, देख लेते हैं। नियम नंबर 4, यदि त या द के बाद ज या झ है तो उसके स्थान पर जो वर्ड आएगा वो भी ज ही होगा, यानी जो पहले आ रहा है ज होगा। इसको उदाहरण के द्वारा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे सत धन जन बराबर होगा, त का किसमें परिवर्तन? त के बाद क्या आ रहा है? ज आ रहा है, तो इसका परिवर्तन किसमें होगा? ज में होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सज्जन। ध्यान दीजिएगा, उसमें त के बाद च आ रहा था तो उसका परिवर्तन च में हो रहा है, लेकिन जब आपको त के बाद ज दिखे तो आप उसका परिवर्तन ज में करेंगे, ना कि च में, तो क्या हो जाएगा? सज्जन। ऐसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। विपद धन जाल, यहाँ देखिए द आ रहा है, हमने बोला द भी आ सकता है तो द, और लेकिन इसका भी परिवर्तन किसमें होगा? ज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? विपद जाल। ज आधा लेंगे और ये विपद जाल। जैसे एक बहुत फेमस है उद्धन ज्वल। हमेशा पूछता है एग्जाम में उज्ज्वल सही कैसे लिखाता है, देख लेते हैं। त आया है, त का परिवर्तन किसमें करेंगे? ज में करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये व्यंजन स्वर रहित है तो ज इसी में जुड़ेगा, तो ये आधा इसमें जुड़ता है, ये आधा इसमें, और उज्ज्वल। ठीक, कैसे क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल जो सही लिखाता है ऐसे ही लिखाता है।
तो हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमने आपको व्यंजन संधि के 4 नियम बता दिए हैं। आगे के नियम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें।